A very warm welcome all of you dear students for lecture number 1 of vectors chapter। अब ये वेक्टर्स चैप्टर एकदम फंडामेंटल और एकदम बेसिक चैप्टर है और महाराष्ट्र स्टेट बुक में इसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। ये मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर 2 में। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ अ वेक्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखते हैं व्हाट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग इन फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड, एनी क्वांटिटी इन फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसा कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सके, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, राइट, ये सब क्वांटिटीज़ जो मेजर हो सकते हैं उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, राइट। तो ये सब एग्जांपल्स हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वाटर। फॉर एग्जांपल वाटर अपने आप में कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप वाटर की टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, आप वाटर की प्रेशर मेजर कर सकते हो, आप वाटर की डेप्थ मेजर कर सकते हो। तो डेप्थ, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये सब आप मेजर कर सकते हो। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बट वाटर एज सच कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एंड दे आर स्केलर्स एज वेल एज वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर स्केलर्स। लेट अस से मैं एक शॉप में जाता हूँ और वहाँ पे मैं शॉपकीपर को बोलता हूँ कि एक ग्रॉसरी शॉप में जाके मैं बोलता हूँ कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए। सिर्फ 5 kg, दैट इज़ एक नंबर और यूनिट कहने से वो मुझे शुगर दे पाएगा। दैट मीन्स बाय सेइंग 5 kg, आप सब जानते हैं 5 मतलब एक नंबर और kg इज़ द यूनिट ऑफ मास, मतलब मैं मास की बात कर रहा हूँ। सो बाय सेइंग 5 kg आई वॉज कम्प्लीटली एबल टू टॉक अबाउट अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज मास। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक नंबर और एक यूनिट चाहिए, नंबर और यूनिट मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। सो व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़? फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी completely described by their magnitude only or which have only magnitude are called as scalar quantity or simply scalar। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होते हैं जो स्केलर से थोड़ा अलग है। मैं बताता हूँ आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। लेट अस से दैट, तो ये कुछ एग्जांपल्स है, मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारे एग्जांपल स्केलर क्वांटिटीज़ के हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वेक्टर्स। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि ये एक ब्लॉक है, लेट अस से ये एक ब्लॉक है और इस पे मैंने 5 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया, राइट, 5 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया। सो लेट अस से दैट there is a block and on the block I have applied a force of 5 Newton। और इस बॉडी की मास है, let us say मास है 2.5 kg और मैंने इस पर फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का। एंड आई आस्क यू ए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास। तो आप सब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होगी, F इज़ इक्वल टू पढ़ चुके हो, F इज़ इक्वल टू ma। तो A विल बी इक्वल टू F अपॉन m और ये फॉर्मूला यूज़ करके आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपने एक्सेलरेशन तो बता दी, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बॉडी आखिर किस डायरेक्शन में जाएगा तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते। बिकॉज अगर मैं आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दूं कि फोर्स 5 न्यूटन एक्ट हो रहा है बॉडी पे और बॉडी कौन से डायरेक्शन में जाएगा तो आप कभी आंसर नहीं दे पाएंगे। बिकॉज फोर्स इज़ इनकम्प्लीट जब तक मैं उसके डायरेक्शन की बात ना करूँ। मतलब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, दैट इज़ 5 न्यूटन बोलना ही है, प्लस साथ में हमको डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा। दैट मीन्स फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल के डिफाइन नहीं हो सकता, उसके लिए उसका डायरेक्शन के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। सो अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो सच क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज वेक्टर quantities। So physical quantities which have both magnitude as well as direction are called as vector quantities। और मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, आप याद रखना कि स्केलर क्वांटिटी अपॉन स्केलर इज ऑलवेज अ स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर इज ऑलवेज अ स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर स्केलर ही आएगा हमेशा। सिमिलरली स्केलर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर स्केलर आएगा। स्केलर इंटू स्केलर विल ऑलवेज गिव यू अ स्केलर। नॉट ओनली दैट, वेक्टर अपॉन स्केलर will always be a vector
और वेक्टर इनटू स्केलर इज़ ऑल्सो अ वेक्टर। तो आपको ये चारों याद रखना पड़ेगा फॉर्मूलाज की स्केलर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर स्केलर आएगा, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो भी फाइनल आंसर स्केलर आएगा, और अगर हम एक वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें तो आंसर वेक्टर, और वेक्टर इनटू स्केलर इज़ ऑलवेज अ वेक्टर। डेफिनेटली आपके मन में एक डाउट आएगी कि वेक्टर अपॉन वेक्टर क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप डायरेक्शन को डायरेक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वेक्टर अपॉन वेक्टर इज़ अ मीनिंगलेस थिंग, यू नो। वेक्टर इनटू वेक्टर, यस, वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर इनटू वेक्टर वेक्टर भी हो सकता है, और उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इनफैक्ट पूरा एक एक लेक्चर हम यही पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर इनटू वेक्टर क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। बट अभी फिलहाल आपको ये चार फॉर्मूला याद रखना है कि स्केलर अपॉन स्केलर इज अ स्केलर, स्केलर इनटू स्केलर इज अ स्केलर, वेक्टर अपॉन स्केलर इज अ वेक्टर, एंड वेक्टर इनटू स्केलर इज ऑल्सो अ वेक्टर। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मास एक स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है। आप जानते हो कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, देखो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों लेंथ ही तो है, तो लेंथ इंटू लेंथ भी स्केलर है, इसलिए वॉल्यूम भी स्केलर है। सिमिलरली एरिया भी स्केलर है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप डेंसिटी की बात करो तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास स्केलर, वॉल्यूम स्केलर, स्केलर अपॉन स्केलर इज अ स्केलर। सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल तो फोर्स है। आपका फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होता है, राइट। तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू एम ए, तो A इज़ इक्वल टू एफ अपॉन एम, और F वेक्टर है और M स्केलर है। अगर इस फोर्स के बारे में बात की जाए तो F को ma लिखा जा सकता है, F इज़ इक्वल टू ma, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाई m। तो फोर्स एक वेक्टर है और मास एक स्केलर है, और मैंने आपको रूल बताया वेक्टर अपॉन स्केलर इज ऑलवेज अ वेक्टर। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास एक स्केलर है और वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो स्केलर इंटू वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर। तो मोमेंटम भी वेक्टर है, इम्पल्स, वेलोसिटी, ये सब हम डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ एग्जांपल्स याद रखो कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, राइट। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, दैट इज़ वाई अ वेक्टर इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एरो बनाना पड़ेगा, और याद रखना द लेंथ ऑफ द एरो इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मतलब एरो जितना बड़ा होगा इसका मतलब मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा है, और अगर एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरो विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जैसे कि ये चार वेक्टर्स हैं, ये चारों फोर्स हैं, लेकिन आप देख सकते हो सबके मैग्नीट्यूड अलग अलग है, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60 न्यूटन, 80 न्यूटन, और डायरेक्शंस भी अलग अलग है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो इनकी डायरेक्शंस भी अलग अलग है। अब मैं इनको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा देखो, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो, अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखो तो 80 न्यूटन वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, तो 80 न्यूटन वाला फोर्स सबसे बड़ा बनेगा लेंथ में, बिकॉज मैंने आपको बताया द लेंथ ऑफ द एरो विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरो विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो मैं रिप्रेजेंट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं F1 बार को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आप देखो F1 बार, ये F1 बार है। F1 बार मतलब इसका डायरेक्शन आप देखो नॉर्थ। आई होप एवरीवन हैज सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, राइट। तो F1 बार 20 न्यूटन और नॉर्थ, राइट। अच्छा फिर ये सेकेंड वाला फोर्स जो है वो देखो आप, वो 40 न्यूटन है और उसका डायरेक्शन वेस्ट में है। तो 40 न्यूटन और वेस्ट में है तो उसको मैं वेस्ट की तरफ बनाऊंगा और 40 न्यूटन होगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने उसकी लेंथ F1 से ऑलमोस्ट डबल बनाई है, क्योंकि 20 न्यूटन F1 है और F2 40 न्यूटन है, तो उसकी लेंथ डबल है और उसकी डायरेक्शन वेस्ट में है, राइट। और वापस देखते हैं 60 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट मतलब वो नॉर्थ के साथ भी 45 एंगल बनाएगा और ईस्ट के साथ भी 45 एंगल बनाएगा। तो ये हमारा F3 है, थर्ड फोर्स, राइट, F3।
जिसकी मैग्नीट्यूड 60 है, इसकी मैग्नीट्यूड 60 है, मतलब ये F1 से 3 टाइम बड़ा है लेंथ में और डायरेक्शन भी अलग है। और लास्ट में मैं बनाऊंगा F4 बार जो सबसे बड़ा होगा, तो ये F4 बार है। F4 बार इज़ नथिंग बट 80 न्यूटन, सबसे बड़ा, और उसका डायरेक्शन देखो, एरो के डायरेक्शन से उसकी डायरेक्शन की पता चलती है। और एक, अगर कोई चीज़ वेक्टर है तो आपको उसके ऊपर एरो डालना कंपलसरी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहना चाहते हो कि फोर्स वेक्टर है तो आपको लिखना पड़ेगा F और उसके ऊपर एक एरो। और इसको पढ़ने का तरीका है, देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, रेड एज F1 बार। इसको पढ़ने का तरीका है रेड एज F1, इसको ऐसे पढ़ना है F1 बार, राइट। सो if anything is a vector, you must represent it by putting an arrow over the letter and then you will read it as F1 बार, F2 बार, ऐसा पढ़ने का तरीका होता है। तो कोई भी चीज़ अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो आप जब वेलोसिटी के बारे में लिखेंगे तो आप v लिखेंगे और उसके ऊपर बार लिखेंगे। ये ऐसे रूल से आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेट अस से दैट मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात करनी है। दैट मीन्स मैं डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है तो आपको बार डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर इफ़ ओनली मैग्नीट्यूड इज़ टू बी रिटन देन आइदर डू नॉट पुट अ बार, बार डालो ही मत, या अगर बार डाला हुआ है तो एक मॉड का साइन भी डालना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे। दिस इज़ द वे यू शुड डू इट, राइट। मतलब देखो अब मैंने बार नहीं डाला इसलिए मैंने डायरेक्शन नहीं लिखा, मैंने सिर्फ 20 न्यूटन लिखा। अदरवाइज F1 बार क्या था, 20 न्यूटन नॉर्थ। लेकिन अगर बार नहीं लिखेंगे तो डायरेक्शन नहीं लिखते। सिमिलरली यहाँ पे मैंने बार डाला और फिर मॉड डाला तो वो भी मैग्नीट्यूड ही माना जाएगा। तो हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो। Greater is the length of the arrow, greater is the magnitude of the vector, and the direction of the arrow will give you the direction of the vector. Not only that, to represent a vector you should put a bar sign over it and then it is read as F1 bar, something like that, okay। और अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो आपको फिर बार डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अगर आपको बार डालना है तो साथ में मॉड भी डालना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स जो आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ लेट अस से कुछ एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आपको बताता हूँ। सी, हम सब ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे दो फोर्सेस को ऐड करना है, लेट अस से द टू फोर्सेस आर टू बी एडेड। एक ऐसे है फोर्स, ये फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी पे और ये 10 न्यूटन है, और इसी डायरेक्शन में और एक फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और लेट अस से ये फोर्स जो है वो है 25 न्यूटन। तो हम सब जानते हैं कि दोनों फोर्स एक ही साथ धक्का मार रहे हैं ब्लॉक को और एक ही तरफ धक्का मार रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो नेट फोर्स कितना आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा 25 + 10 दैट इज़ 35 न्यूटन, राइट। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं, ये 10 न्यूटन और यहाँ से किसी ने 25 न्यूटन लगा दिया, फॉर एग्जांपल 25 न्यूटन की फोर्स लगा दी और उल्टे डायरेक्शन में 25 न्यूटन ऐसे, तो अब क्या होगा मालूम है। देखो 25 न्यूटन वाला बॉडी को लेफ़्ट में ले जाना चाहता है और 10 न्यूटन वाला बॉडी को राइट में ले जाना चाहता है, तो दोनों ऐड नहीं होंगे, इनफैक्ट दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 25 - 10 दैट इज़ 15 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पे दोनों बॉडी को धक्का मार रहे हैं राइट साइड में, करेक्ट। तो फाइनल आंसर आएगा 35 न्यूटन और इसका भी डायरेक्शन राइट ही होगा। यहाँ पे एक लेफ्ट में पुश कर रहा है और एक राइट में पुश कर रहा है बॉडी को, ब्लॉक को। तो हम सब जानते हैं कि कौन जीतेगा, 25 न्यूटन जीतेगा बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग है, तो अल्टीमेटली ब्लॉक जाएगा लेफ्ट में। तो यहाँ पे आंसर आएगा 15 न्यूटन लेफ्ट। चलो, ये तो बहुत दो सिंपल से केसेस थे जहाँ पे आप वेक्टर्स को ऐड कर पाए। तो आपको ये तो पता चल गया अब ये ब्लॉक देख के कि अगर वेक्टर्स है, अगर ऐसा कुछ है जिसको डायरेक्शन है तो हम उसको सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 10 + 25 35 आया तो सेकेंड केस में भी 10 + 25 35 आएगा। आपको मालूम है कि कभी ऐड करना पड़ सकता है, कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने 10 न्यूटन ऐसे लगा दिया और किसी ने 15 न्यूटन ऐसे लगा दिया, राइट, और इन दोनों के बीच में एंगल बना 30 डिग्रीज़ का, राइट। या अगर किसी ने 10 न्यूटन ऐसे अप्लाई कर दिया और किसी ने 15 न्यूटन ऐसे अप्लाई कर दिया, सच दैट इन दोनों के बीच में एंगल बना 135 डिग्रीज़ का,
तो आप क्या करोगे, अब कैसे ऐड करोगे? समझो यहाँ पे 10 न्यूटन ऐसे और 15 न्यूटन 90 डिग्री पे है, राइट। तो अब ऐड करने का मेरे ख्याल से हम नहीं जानते कि कैसे आंसर निकालते हैं, राइट। सो हाँ, ये हम पता चल गया हमको। आज के बाद याद रखेंगे कि बेस्ट क्या हो सकता है अगर दो फोर्स अप्लाई होंगे एक बॉडी पे, दोनों ऐड हो सकते हैं, और वर्स्ट क्या हो सकता है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमको दो वेक्टर्स दिए हैं तो वो दोनों का मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, एडिशन, और मिनिमम आंसर क्या आ सकता है, सब्ट्रैक्शन, जब दोनों के बीच में दोनों उल्टा है। उल्टा का मतलब देखो, ये केस में दोनों उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या होता है, याद रखना, उल्टा मतलब एक ऐसा और एक ऐसा, तो दोनों के बीच में एंगल 180 है, याद रखना आप। और यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल 0 है, जब दोनों पैरेलल होंगे तो एंगल 0 है, राइट। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होगा तो उनका एडिशन मैक्सिमम होगा, और अगर 180 होगा तो उनका आंसर मिनिमम होगा। तो अगर एंगल 180 और 0 के बीच में होगा तो आंसर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में कुछ आएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट केस में आंसर 35 था जब एंगल कितना था, 0। सेकेंड केस में आंसर 15 आया जब एंगल कितना था, 180। तो अब एक चीज़ तो पक्का हो गया कि 10 और 15 न्यूटन, 10 और 25 न्यूटन आप किसी भी बॉडी पे लगाओगे तो मैक्सिमम आंसर 35 आ सकता है, मिनिमम 15 आ सकता है। तो बाकी टाइम पे आंसर बीच में आएगा उसके, या तो 15 या तो 35 के बीच में कोई तो वैल्यू आएगा। मतलब यहाँ पे मैं इतना तो जानता हूँ पहले से कि आंसर 15 और 35 के बीच में आएगा। यहाँ पे भी आंसर 15 और 35 के बीच में आएगा, और यहाँ पे भी आंसर 15 और 35 के बीच में आएगा। बट कितना आएगा पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो मुझे सीखना पड़ेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे, राइट। सो ध्यान से सुनना, वेन एवर देर आर टू वेक्टर्स and if you add them then the maximum answer will come when they are in the same direction. And what is the maximum answer, addition. And whenever there are two vectors in opposite direction, जैसे कि एंगल 180 डिग्रीज बना रहे हैं तो आंसर मिनिमम आएगा। और बाकी सारे सिचुएशंस में, मतलब 0 डिग्री और 180 के डिग्री के बीच में कोई भी एंगल होगा तो आंसर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में आएगा। ये आप छोटी सी बात याद रखना। खैर हम लोग अभी देखते हैं इसको ऐड कैसे करते हैं। तो ये तो पक्का पता चल गया कि वेक्टर्स को ऐड करना इतना इजी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हर बार ऐड कर सकते हो, आपको कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, कभी कुछ और भी करना पड़ सकता है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन ऐड द वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कुछ रूल्स है। उसमें सबसे पहला रूल है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेट अस सी व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बिफोर आई टीच यू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। सी, ये जो है इसको बोलते हैं वेक्टर का टेल, और ये जो है इसको बोलते हैं वेक्टर का हेड। मतलब ये जो पॉइंट है, बैक पॉइंट, इसको बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, इसको बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। सपोज मैं अगर वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज कर लूँ, टेल टू टिप, यहाँ पे भी टेल से टिप, टेल से टिप, कभी भी वेक्टर्स को ऐसे अरेंज कर लिया। लेटर से ये 4 वेक्टर है जिनको मैं नाम दे रहा हूँ ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार। सो अगर ये 4 वेक्टर ऐसे हैं और ऐसे अरेंज्ड हैं टेल टू टिप ऑल द टाइम्स, देन यू से दैट द वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर। तो हम बोलते हैं कि वेक्टर्स कौन से ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में है, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं आपको और एक डायग्राम दिखाऊं और मैं बोलूं कि ये पी बार है, ये क्यू बार है, आप कोई भी नाम देख सकते हो वेक्टर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर बार और एस बार है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में कौन सा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है, तो आप देखो यहाँ से शुरू करते हैं, टेल टू टिप, यहाँ पे भी टेल टू टिप, लेकिन शायद आर बार उल्टा है। तो आप याद रखना आर बार अपोजिट ऑर्डर में है। तो मेरे ख्याल से इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हेन डू यू से दैट द वेक्टर्स आर इन द सेम ऑर्डर एंड व्हेन डू यू से दैट द वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट ऑर्डर, राइट। तो इस डायग्राम में आर बार इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है। अब मैं आपको ट्रायंगल लॉस पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना। आप ट्रायंगल लॉ क्या है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑफ कोर्स ट्रायंगल लॉ नाम है तो ट्रायंगल से ही रिलेटेड होगा, राइट। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, अगर दो वेक्टर को आप ऐसे बनाओ जैसे कि वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल पे लाई करें और सेम ऑर्डर में हो, देन देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब एडिशन होता है, आप याद रखना, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, देन देयर एडिशन इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। If two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in the same order, then their addition is represented by the third side taken in opposite order. आपको याद रखना पड़ेगा ये, राइट। इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको 3 ट्रायंगल बना के समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि
लेट अस से दैट ये एक वेक्टर है a बार, ये एक वेक्टर है a बार, ये एक वेक्टर है b बार, राइट, और ये एक वेक्टर है c बार, ये c बार है, c बार। तो ये a बार है, ये b बार है और ये c बार है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये b बार है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल में a बार एंड b बार बोथ आर इन द सेम ऑर्डर। a बार और b बार तो सेम ऑर्डर में, और कौन अपोजिट ऑर्डर में है? c बार अपोजिट ऑर्डर में है। तो यही तो है ट्रायंगल लॉ की, अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं तो वो वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में है वो दोनों का एडिशन है। क्योंकि c बार इज इन द अपोजिट ऑर्डर ऑफ a बार एंड b बार, तो मैं लिख सकता हूँ कि c बार इज नथिंग बट एडिशन ऑफ a बार एंड b बार। इसी लॉ को ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, आई वॉन्ट टू से दैट अगर ये वेक्टर है, समझो इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको c बार नाम दे देते हैं, और इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ d बार, ठीक है, और इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ b बार। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, सेकेंड ट्रायंगल को, तो आपको पता चलेगा कि c बार और d बार सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर मतलब देखो, यहाँ से स्टार्ट करो आप, टेल टू टिप, टेल टू टिप। तो c बार और d बार सेम ऑर्डर में है और b बार उल्टा ऑर्डर में है। तो b बार उल्टा ऑर्डर में है, तो b बार इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ c बार एंड d बार। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि c बार प्लस d बार विल बी इक्वल टू b बार, करेक्ट। एक बार और देख लेते हैं, एक और डायग्राम देख लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में समझो फिर से मैं 3 एरोज बना लेता हूँ, ओके, और ये यहाँ पे एरो बना लेता हूँ, ठीक है। देखो, समझो ये p बार है, ये q बार है और ये r बार है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि r बार इस ट्रायंगल में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो तो आपको पता चलेगा कि r बार और p बार दोनों सेम ऑर्डर में है, और उल्टे ऑर्डर में कौन है? q बार। तो आप लिख पाओगे इसमें जो उल्टा ऑर्डर में होगा वो बाकी दोनों का एडिशन होगा। तो q बार उल्टा ऑर्डर में, तो आप लिख सकते हो q बार विल बी इक्वल टू r बार प्लस p बार। मैं एक बार देख लूँ सब सही लिखा है कि नहीं। ओके ओके, ऑल गुड। So I hope you understood this triangle law. So the triangle law states that if two vectors are represented by sides of a triangle, if two vectors are represented in magnitude as well as direction both by sides of a triangle taken in the same order, then their addition is represented by the third side taken in the opposite order. Okay, so thanks for watching the video.